हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम आगे की क्लास आज देखेंगे हम। तो आज हम पढ़ेंगे कॉजेस की क्या क्या ऐसे कारण हैं जो रीजन बनते हैं हाइपरटेंशन के। तो फर्स्ट कॉजेस मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन रिनल पेरेन्काइमल डिसीज, जिसके अंदर आते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो मोस्ट ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं वो किडनी, ब्रेन, आईज, ये होते हैं जो मोस्ट अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू हाइपरटेंशन। तो किडनी हमारा मोस्ट अफेक्टेड होता है और किडनी में स्पेशली ये सारे डिसीज जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज और क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस देखते हैं, जिसके कारण बनते हैं हाइपरटेंशन। सेकंड मैंने देखा रीनोवैस्कुलर डिसीज, जिसके अंदर आते हैं रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस एंड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है इसका मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ द फैट कोलेस्ट्रॉल ऑन द आर्टरी, और स्टेनोसिस का मतलब होता है कुछ नैरोइंग हो जाना, यानी जो हमारी आर्टरी होती है वो क्या होती है, पैटर्न होती है। बट इसमें क्या हो जाता है, किसी भी कारण की वजह से इंफ्लामेशन हुआ या एथेरोस्क्लेरोसिस, इसकी जो नैरोइंग होती है वो कम मतलब नैरो हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेनोसिस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि किडनी में जो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो हमारे जो ग्लोमर नेफ्राइटिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। वो डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, हमारे यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, और यूरिन आउटपुट डिक्रीज अगर होता है तो क्या हो जाएगा, हमारी आर्टरी में जो वैल्यूम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, और वैल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, यानी हमारी बीपी बढ़ जाएगी, यानी हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो इसलिए ये मोस्ट कॉमन कॉजेज कहे गए हैं। थर्ड हम देखते हैं कि इंडोक्राइन डिसऑर्डर। इंडोक्राइन डिसऑर्डर में हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण भी बीपी का प्रॉब्लम होता है, यानी हाइपरटेंशन का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा T3 T4 हार्मोन्स होते हैं वो किस में हेल्प करती हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। बट इसकी अगर जो T3 T4 इंक्रीज हो जाता है तो हमारी जो VMR है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और VMR इंक्रीज हुई तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन करेगा और कॉज करेगा हाइपरटेंशन। सेकंड है मतलब इंडोक्राइन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो क्या होगा, T3 T4 की लेवल जो है हार्मोन का डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज हो गया तो क्या, VMR क्या होगा, डिक्रीज होगा, और VMR डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, एबनॉर्मल वेट गेन होगा, और एबनॉर्मल वेट गेन होगा फिर क्या कॉज करेगा, हाइपरटेंशन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉजेज क्या है, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। इसमें क्या होता है, हमारा जो ICP होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है, उसके इंक्रीज होने से हमें हाइपरटेंशन कॉज करता है, जैसे कि स्पेशली आइसोलेट सिस्टोल हाइपरटेंशन कॉज करता है ये। एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या ट्यूमर, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस या फिर सेरिवेस्कुलर एक्सीडेंट वगैरह अगर जो हो जाता है, कोई न्यूरोलॉजिकल इनमें से कोई भी डिसीज होगा तो वो कॉज करेगा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन है जैसे कोकेन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारे मेडिकेशन भी कॉज करते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, आल्सो फंक्शन इसका ये होता है कि ये हमारे जो LDL होता है उसको रिड्यूस करता है हमारी ब्लड से। बट अगर जो हमारी रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ब्लड में तो प्रेजेंट है इंसुलिन, लेकिन सेल्स में फंक्शन नहीं कर रहा है वो, तो उसकी वजह से भी कॉज करता है हाइपरटेंशन। और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या हुआ, LDL लेवल इंक्रीज होता है, और HDL जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये भी कॉज करता है हमारा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं हाइपरटेंशन के। तो फर्स्ट टाइप्स है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी क्या होता है, ये आइडियोपैथिक होता है, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉजेज नहीं होता हाइपरटेंशन का, अननोन होते हैं कॉजेज, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता हाइपरटेंशन होने का। मोस्टली ये 80 या 90% जो हमारे हाइपरटेंशन हमारे कम्युनिटी में होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। सेकंड है हमारा टाइप्स सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी क्या होता है, कोई स्पेसिफिक रीजन बनता है हमारे हाइपरटेंशन होने का, जैसे कि कोई डायबिटीज पेशेंट है तो मोस्टली हम उसमें देखते हैं कि हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब एक रीजन होता है हाइपरटेंशन होने का। एंड 10 से 20% हम ये देखते हैं कि हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, 10 to 20%। थर्ड नंबर है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन नाम से ही हम क्लियर है, व्हाइट कोट, इसमें क्या होता है, पेशेंट एडमिट होता है और जैसे ही डॉक्टर्स इंटर करते हैं उनका व्हाइट कोट देखते ही उसका बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब एक कह सकते हैं कि डर की वजह से।
फोर्थ है हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस, सम टाइम प्रेगनेंसी के टाइम हमारा हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है 140/90 mmHg, तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है। एंड फिर नंबर आइसोलिक सिस्टोल हाइपरटेंशन। आइसोलिक में क्या होता है, इसमें जो हमारा हाइपरटेंशन होता है इसमें सिर्फ जो हमारा सिस्टोल होता है वो इंक्रीज होता है। मींस अगर जो सिस्टोल हमारा 180 हो गया एंड हमारा जो डायस्टोलिक होगा वो नॉर्मल ही होगा, सिर्फ क्या होगा हमारा सिस्टोलिक जो है वो इंक्रीज होगी हमारी, तो इसलिए उसे सिर्फ आइसोलिक सिस्टोल हाइपरटेंशन कहा गया है। आइसोलिक डायस्टोल, इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा जो डायस्टोल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारा जो हमारा सिस्टोल होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन डायस्टोल क्या होगा, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगी। 80 नॉर्मल होता है, मैं भी 100 हो जाए तो हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, डायस्टोल, और इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, सिस्टोल। तो ये हमारा हाइपरटेंशन होता है। 7वां नंबर है हमारा हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस में हम देखते हैं इसमें हमारा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों इंक्रीज हुआ जाता है, मतलब जैसे कि सिस्टोल भी बढ़ा हुआ है और डायस्टोलिक भी बढ़ा हुआ है, दोनों जब इंक्रीज हो जाए तो वो होता है हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी पहले देखते हैं ड्यू टू एनी कॉजेज या इटियोलॉजी, जो भी हमने कॉजेज आगे पढ़ा उसके कोई भी रीजन हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि चेंज इन द वेसल्स लाइनिंग, जो हमारी वेसल्स होती हैं उसकी लाइनिंग में चेंज होगा, यानी जो उसकी इलास्टिकनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और उसमें अगर जो चेंजेस आ गया तो क्या होगा, सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो हमारा वेसल्स होगा, पेरिफेरल वेसल्स, वो नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड आगे नहीं पहुंचेगी, और क्या होगा, हमारा जो प्रीलोड है वो बढ़ता ही जाएगा। और प्रीलोड बढ़ता जाएगा, फिर क्या कॉज करेगा, इससे हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, हमारी बीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब फर्स्ट रीजन तो ये दोनों बनता है कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, और फर्स्ट क्या होता है कि हमारा जो सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस हुआ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो पहला तो रीजन ये बन गया हाइपरटेंशन का। सेकंड क्या करते हैं कि जो हमारा क्योंकि हमारा जो नैरो हो चुका पेरिफेरल का वेसल्स का, तो ब्लड आगे नहीं जा रही है, प्रीलोड बढ़ रहा है, ब्लड आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कहाँ पे, ब्लड अदर ऑर्गन्स में पहुंचने से क्या हो रहा है, ब्लड डिक्रीज हो रहा है, आई मीन ब्लड अच्छे से वहां पे नहीं पहुंच रहा है, परफ्यूजन क्या हो रहा है, उसका अफेक्ट हो रहा है। देन क्या हो जाता है, मैंने बताया था सबसे अफेक्टेड क्या होता है, किडनी। हाइपरटेंशन में मैंने बताया था कि हार्ट, वेसल्स, आईज और किडनी मोस्ट अफेक्टेड होते हैं, तो किडनी तो मोस्ट ज्यादा अफेक्टेड होता है हाइपरटेंशन की वजह से। तो जिससे क्या होता है, किडनी में जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिक्रीट करने लगती है रेनिन, और जैसे ही रेनिन सिक्रीट होती हैं तो हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन तो लीवर हमारा सिक्रीट करता है, बट ये इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। बट जैसे ही रेनिन रिलीज होता है और आता है, वो क्या हो जाती है, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, यानी रेनिन के प्रेजेंस में वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में आ जाता है, कन्वर्ट होता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड। कैसे कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी जो ये जो एंजाइम है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके प्रेजेंस में हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट होता है। जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या फंक्शन होता है, पहले तो ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, और फिर क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड। जो ये ग्लैंड जब स्टिमुलेट होता है तो क्या सिक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इसका ये हमारे जो सोडियम है और जो वाटर है रिटेंशन, ये हमारे वेसल्स में बढ़ा देता है। और जब वाटर रिटेंशन और सोडियम जब इंक्रीज होगी तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ेगा हमारी वेसल्स में, और अगर जो वॉल्यूम बढ़ रही है तो क्या कॉज करेगा, ऑफ कोर्स हाइपरटेंशन। तो ये हमारे पैथोफिजियोलॉजी थे। अब हम देखेंगे साइंस सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। साइंस सिम्टम पहला बता रहा, सीवियर हेडेक, डिजनेस, नोजिया, वोमिटिंग, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज से ब्लीडिंग होना, और चेस्ट पेन होगा ही, वो तो कॉमन है, और डिसरेथमिया मतलब हमारा जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो जाना, डिज्निया
यानी ब्रीथिंग पैटर्न में हमारी डिफिकल्टी आना, फटीग, कंफ्यूजन और ब्लड विजन, ये सारी चीजें हमारे साइन सिम्टम में देखने को मिलता है ड्यू टू हाइपरटेंशन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं ड्यू टू हाइपरटेंशन? फर्स्ट है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसे हमारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे और जो हाइपरटेंशन है, तो पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए, और सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें जैसे कि हम सोडियम और पोटेशियम लेवल चेक करेंगे, हम आरबीएस करेंगे और एचडीएल और एलडीएल लेवल भी हम डायग्नोसिस करेंगे, ईसीजी कराएंगे और यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, एंड यूएसजी भी हार्ट का कराएंगे कि उसके जो एनाटॉमी में है या उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इलाजनेस तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। एंड देन हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे और जो पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डाययूरेटिक्स देंगे। डाययूरेटिक्स क्या करता है ये करता है हमारे जो कार्डियक आउटपुट बढ़े हुए हैं उसको क्या करेगा, हमारे वेस्कुलर जो वॉल्यूम है उसको कम करेगा। वेस्कुलर वैल्यू कम होगा तो हमारा जो बीपी है वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि हमारा जो वेस्कुलर वैल्यू हो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम देंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में जैसे लेवेटोलॉल, एटिनोलॉल, ये सारे ड्रग्स देते हैं जो कि बीपी का दवाई है। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट और जो भी कार्डियक आउटपुट है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। थर्ड हम देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हमारे हार्ट रेट को और जो भी कार्डियक फोर्स है उसको डिक्रीज करता है, और फिर क्या करता है, हमारी बीपी को भी डिक्रीज करता है। थैंक यू क्लास।